जय हिंद। हम लोग बिहार के सभी एग्जामों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक को स्टडी कर रहे हैं। इस बुक में बिहार के सभी एग्जामों का इसमें PYQ दिया हुआ है। तो एक प्रकार का यह क्वेश्चन बैंक की तरह है, जीके जीएस का। तो अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, या तो फिर हमारा वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है। इस बुक में अब तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को स्टडी कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास को भी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो धैर्य से पूरा जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस बुक को पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रहने वाला है। मास्टर वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो होगा 144 नंबर से आगे देखेंगे। पिछला वीडियो में 143 नंबर तक कवर कर चुके थे। ठीक है। तो आज जो होगा शुंग, कण्व, सातवाहन से आगे हम लोग देखेंगे। 144 नंबर है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन के जो थे संस्थापक वो कौन थे, तो ये थे आपका पतंजलि था। ठीक है, ये था पतंजलि। आगे हैं क्वेश्चन 145 नंबर में, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे। शुंग के राज्य के जो संस्थापक था वो कौन था, इनमें से बताना है। ठीक है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पुष्यमित्र। ये हो जाएगा आपका पुष्यमित्र। शुंग राज्य के संस्थापक जो था ये पुष्यमित्र था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सभी क्वेश्चन का व्याख्या जो है वो मैं इसको हाइड कर दिया हूँ, छुपा दिया हूँ, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक है। आगे हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण में जो है वो हिंद, यवन, शक एवं पहाव और कुषाण से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी इसमें दिया हुआ है, और सभी को हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 146 नंबर जो है वो सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया है। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था। भारत में जो ग्रीक आक्रमणकारी हुआ था उनके बाद जो आया था वो कौन आया था, तो कौन आया था, तो ये आया था आपका शक एवं हुन। शक एवं हुन आया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर में, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक काल से संबंधित था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो था वो किस शासक के काल से संबंधित था। किस शासक काल से संबंधित था ये, तो ये जो था आपका, ये था आपका कनिष्क के शासक काल से संबंधित था। ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन को, कनिष्क शासक काल से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर में, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, इनमें से कौन सा था, तो ये था आपका पुरुषपुर, यानी कि पेशावर जिसको कहा जाता है, तो ये पुरुषपुर था। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, बताना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था ये, तो ये जो हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 883 में हुआ था। 483 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं 150 नंबर में, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन खाली जगह में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये, तो ये कश्मीर में,
कहाँ पर हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं कनिष्क राजा थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क जो था वो किस वंश के राजा था? किस वंश का था? तो ये कुषाण वंश के था। याद रखिएगा क्वेश्चन को, कुषाण वंश का ये राजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। भारत पर हमला करने वाला जो था पहला आक्रमणकारी कौन था? कौन था इसमें से? तो ये था आपका डेरियम जो था भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। डेरियस। ठीक है, डेरियस जो था भारत पर पहला हमला करने वाला आक्रमणकारी था। आगे हैं 153 नंबर में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो था वो किसने प्रारंभ किया था? किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था इनमें से? तो ये जो किया था आपका कनिष्क ने ही शुरू किया था, कनिष्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका 78 AD में हुआ था। 78 AD में, ध्यान रखिएगा इसको, 78 AD में। ठीक है, आगे हैं 155 नंबर में शक काल कब प्रारंभ होती है? शक काल जो है कब प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है? तो शक काल जो प्रारंभ होता है आपका 78 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, 78 ईस्वी से। 78 AD जो था वो ईस्वी भी बोल सकते हैं, तो 78 ईस्वी से शक काल प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अब है गुप्त एवं गुप्तोच्चर साम्राज्य। इनमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे हैं 156 नंबर में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो कौन था? तो ये था आपका श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक जो था आपका श्रीगुप्त था। आगे हैं गुप्त वंश कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत जो था वो कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। आगे हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर था? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर था? ये था आपका कन्नौज। कहाँ पर था ये था कन्नौज। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? कौन सी चीनी यात्री जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? कौन था? तो ये जो था आपका फ्राहन जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। याद रखिएगा क्वेश्चन को, फ्राहन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? कौन सी जाति आया था? तो ये जो आया था आपका कास्यस्त जो था ये जाति प्रमुखता में आया था, कास्यस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं 161 नंबर में निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? इनमें से बताना है किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। किसने किया था ये? तो ये जो किया था आपका ये समुद्रगुप्त ने ही किया था। मात्र एक जो था वो समुद्रगुप्त ने ही ये अश्वमेध यज्ञ का संपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत जो था किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था ये? तो विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था? तो इनमें से जितनी भी दिया हुआ है ऑप्शन में, इनमें से किसी ने भी ये विक्रम संवत
गुप्त शासक ने किसी ने भी ये प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें से जो है ये मतभेद के कारण है इसमें से। आगे हैं महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वो कौन था? तो वो जो था आपका वो था बालपुत्र देव था। वो था आपका बालपुत्र देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर था? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर था? तो ये था आपका उज्जैन। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी जो था वो उज्जैन था। आगे गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री जो इनमें से था वो कौन था? तो वो कौन था? तो ये था आपका आर्यभट्ट। कौन था? ये था आपका आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो किसके? तो ये जो हुआ था आपका हुन आक्रमण से, हुन आक्रमणों से ये पतन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो ये जो दिया गया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत में जो आया था वो कौन था? इनमें से वो कौन था? ये था आपका हैनसांग था। ये था आपका हैनसांग। आगे हैं गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? कौन था इनमें से? तो ये था आपका विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन है जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। आगे हैं पंचतंत्र की रचनाकार हैं। पंचतंत्र के रचनाकार इनमें से कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है इनमें से? तो ये आपका विष्णु शर्मा जो है आपका पंचतंत्र का रचनाकार है। आगे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कौन था प्राचीन नालंदा विद्यालय के संस्थापक? तो ये था आपका कुमारगुप्त जो था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा। आगे हैं 174 नंबर में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो किसके पास था ये? तो ये जो था आपका राजा के पास होता था। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वो राजा के पास रहता था। आगे है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? इसमें से बताना है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो हुआ था वो किसने किया था?
तो किसने किया था? तो ये किया था आपका समुद्रगुप्त ने किया था। आगे है गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुआ था? गुप्त राज्य की स्थापना जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? इसका भी राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, क्वेश्चन इसमें कुछ गलत हो सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फ्राहन ने इसके शासन काल में भारत की यात्रा की। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फ्राहन ने इसके शासन काल में भारत की यात्रा की। तो किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फ्राहन जो आया था चीनी यात्री, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। आगे हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर परिवर्तित कर लिया था? तो ये इन्होंने जो किया था थानेश्वर से कन्नौज कर लिया था। हर्ष ने अपनी राजधानी पहले जो था वो थानेश्वर में था, थानेश्वर से कन्नौज कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है दक्षिण भारत के राजवंश। 180 नंबर है रथपोगंडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रथपोगंडा का निर्माण जो किया था वो किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका पल्लव वंश ने करवाया था। आगे है संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किसके लिए जाना जाता था? ये तो ये जाना जाता था आपका ये वेनिगर के नाम से, वेनिगर से जाना जाता था। वेनिगर के व्यापारी वर्ग जो था वो वेनिगर के नाम से ये जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है तंजौर के राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर के राजेश्वर मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? तो वो किसने बनवाया था तंजौर के राजेश्वर मंदिर? तो ये जो बनवाया था राज प्रथम ने बनवाया था, राज प्रथम ने। आगे है तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राज प्रथम। वो भी कब? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो क्या है इसका? तो ये है आपका एक संगठित स्थानीय शासन में इसका क्षेत्र में चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान है आपका यह है एक संगठित स्थानीय शासन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं ब्लैक पोगंडा के नाम से विख्यात हैं। तो कौन सा मंदिर विख्यात है ब्लैक पोगंडा के नाम से? तो ये विख्यात हैं आपका कोणार्क मंदिर जो है आपका ब्लैक पोगंडा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे हैं चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो था सबसे पहला शासक, तो इनमें से कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका पुलकेशिन प्रथम जो था आपका चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था, पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। आगे है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसके नाम जो रखा था गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? तो किसने रखा था ये? तो ये जो रखा था राजेंद्र प्रथम ने रखा था। आगे है गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो कौन था इसमें से? तो ये था आपका राजेंद्र प्रथम था। आगे है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? तो ये था आपका तदिंत दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तदिंत दुर्ग।
आगे है चालुक्य वंश का राजधानी था, चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ पर था, चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ पर था, तो ये था आपका ताप्ती था, ताप्ती। वहीं पर अगर चालुक्य वंश की राजधानी आपका ताप्ती और पल्लव की बात करें तो वो कांची था, और राष्ट्रकूट का मान्यखेत और वर्धन का जो था आपका कन्नौज था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं अब सीमावर्ती राजवंश। कारकोट राजवंश के संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, तो किसके इतिहास से था ये, तो ये जो था आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास से था। आगे पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था, तो किसने कराया था इस मंदिर का निर्माण, तो ये कराया था अनंत वर्मन ने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला या फिर चित्रकला संगीत कला। इसमें देखते हैं प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, खाली जगह प्रक्षेप कहलाता है। कौन सा प्रक्षेप कहलाता है ये, तो ये जो कहलाता है दिंगसीय प्रक्षेप कहलाता है, दिंगसीय प्रक्षेप। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो निम्न में से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये, तो ये जो हैं आपका राष्ट्रकूट से संबंधित हैं, राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो कितने हैं, तो कितने हैं ये, तो ये आपका 57 फुट है। इसको ध्यान में रखिएगा कितना है, तो ये है आपका 57 फुट। आगे है गंधार काला मिश्रण थी। गंधार काला जो था वो किसका मिश्रण था, गंधार काला किसका मिश्रण था, तो वो है आपका मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित हैं, तो कहाँ पर हैं ये है आपका औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आगे हैं कोणार्क मंदिर की देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता जो हैं वो किस देवता के हैं, शिव का, ब्रह्मा का, कृष्ण का या सूर्य का, तो वो किसका है, तो ये आपका सूर्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो किस शासक ने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। अब है राजपूत राजवंश। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो किस राजवंश से संबंधित था, तो ये जो था आपका ये परमार राजवंश से संबंधित था। कौन सा, ये परमार राजवंश से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं प्राचीनकालीन विविध। अब है विविध देख लेते हैं बचा हुआ क्वेश्चन में, इसके बाद फिर हम लोग ये मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। ठीक है, 201 नंबर है निम्न संतों का कालक्रम को सजाएं। इसमें से कालक्रम को सही सजाना है। ठीक है, इनमें देखते हैं तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पहला जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रामानुजाचार्य, इसके बाद नामदेव, इसके बाद आ जाएगा चेतनी, इसके बाद आ जाएगा आपका तुलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अगर कालक्रम की बात करें, इसका कालक्रम की बात करें तो रामानुजाचार्य जो था ये इसका कालक्रम था 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक इसका
कालक्रम था। तो वहीं पर नामदेव का कालक्रम की बात करें तो ये 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक था। चैतन्य की बात करें कालक्रम तो 1486 से लेकर 1534 ईस्वी तक था। और तुलसीदास का कालक्रम जो था 1511 से लेकर 1623 ईस्वी तक था। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं प्रयाग प्रशिस्त का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशिस्त का रचनाकार कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका हरिसेन था, हरिसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं ड्रैकन का कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं? किस सभ्यता से हैं? तो ये ग्रीक यानी कि यूनान से, ग्रीक यानी कि यूनान सभ्यता से संबंधित हैं। आगे हैं क्यूनिफॉर्म शब्दवाली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म किस शब्दवाली से संबंध है? तो किस शब्दवाली से संबंध है ये क्यूनिफॉर्म? तो ये है आपका मेसोपोटामिया लेखन से संबंधित है क्यूनिफॉर्म शब्दवाली। ठीक है, मेसोपोटामिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है? इनमें से बताना है। इतिहासकार और देश, एक साइड में इतिहासकार और एक साइड में देश दिया हुआ है, तो इसमें से मिलान करना है कौन सा सही है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा अब्दुल रज्जक जो हैं आपका ईरान देश से संबंधित हैं। इवन बतूता आपका मोरस्को से संबंधित हैं। मार्को पोलो जो हैं आपका इटली से संबंधित हैं। और पीटर मुंडी जो हैं आपका इंग्लैंड से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर में जो दिया हुआ है ये सही है, यानी कि इसके सामने जो दिया हुआ है वही सही है, इसमें कोई अलग नहीं है। आगे हैं कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? इनमें से बताना है कौन उनके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा था? तो वो था आपका धन्वंतरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने लिखा था ये पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये आपका विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र जो लिखा था वो विष्णु शर्मा ने। आगे हैं समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का जो अर्थ होता है आपका, तो वो होता है आपका एनोडोमिनी होता है। ठीक है, एनोडोमिनी। और बीसी कहीं कहीं पर आप देखे होंगे बीसी लिखा हुआ रहता है, तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट होता है। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। आगे हैं तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इनमें बताना है किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किसने किया था? ये किया था ह्वेन-सांग ने किया था। आगे हैं निम्नलिखित को मिलाइए, इनमें से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इनमें से सही मिलान कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वित्तस्ता जो है ये झेलम से संबंधित हैं। आस्किनी जो है आपका चिनाब से संबंधित हैं। परुसनी आपका रावी से संबंधित हैं। और विपाशा जो है आपका व्यास से संबंधित है।
और एक दिया ही नहीं है जो सतलज से संबंधित होंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसका पूरा नहीं है। आगे है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी कौन सा है? तो ये है आपका कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है आपका कश्मीर का इतिहास है इस प्रकार, एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था, किसके काल में? तो ये जो किया था आपका हर्षवर्धन के शासन काल में वो भारत का भ्रमण किया था, हर्षवर्धन के शासन काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? कौन से दो नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित था? कौन से दो नदियों के बीच में? तो ये आपका सिंधु और झेलम के नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, तो तक्षशिला जो अब जो है वो आपका पाकिस्तान में चला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मिलिंद जो है आपका, ये तीनों से संबंधित नहीं है। आगे हैं बुद्ध चरित्र लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं आपका अश्वघोष हैं। ये हैं आपका अश्वघोष, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? किसने किया था ये? तो ये जो किया था धर्मपाल ने, ये किया था आपका धर्मपाल ने। आगे खजुराहो में मंदिरों के निर्माण किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा ये खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आगे ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। ह्वेनसांग ने भारत में भ्रमण किया था, किसके काल में किया था ये? तो ये किया था आपका हर्ष के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, अब जो है वो मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। इनमें से मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला जो है अरब एवं तुर्की आक्रमण, इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 220 नंबर है प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने? तो ये किया था मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो था वो था आपका मोहम्मद बिन कसीम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन था? मोहम्मद बिन कसीम। आगे है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात जो प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था ये इस मंदिर को? तो ये किया था आपका सुल्तान मोहम्मद ने किया था। सुल्तान मोहम्मद ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सोमनाथ मंदिर का जो नष्ट किया था सुल्तान मोहम्मद ने किया था। आगे हैं अब है दिल्ली सल्तनत में देखते हैं लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोदी वंश की स्थापना जो किया था बहलोल लोदी ने किया था।
बहलोल लोदी ने किया था। कब किया था? ये 1451 में, 1451 में किया था। ठीक है, ये किसके नाम से किया था ये? तो ये काजी के नाम से वर्ष 1451 में किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग खाली जगह का था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग खाली जगह का था। तो किसका था ये? तो ये जो था आपका, ये सैन्य का था। अर्ज ए दीवान ए अर्ज विभाग जो था सैन्य का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो पैदा हुए थे, प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। कहाँ पर ये पैदा हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, ये पटियाली में पैदा हुआ था, पटियाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आगे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? किसको किया था? तो ये जो किया था आपका अलीम मर्दन को किया था, अलीम मर्दन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? तो किस सुल्तान ने कहा था ये? तो ये जो कहा था आपका बलबन ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ये किसने समाप्त किया था? तो ये किया था बलबन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका चित्तौड़, ये कर दिया था चित्तौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है इसमें से? तो ये जाना जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका, ये अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाज़ा के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था आपका, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था इसमें से? तो ये जो था आपका, ये आराम शाह था, आराम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना इनमें से किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? ये किया था फिरोजा शाह तुगलक ने। आगे हैं, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू किया गया था। भारत में नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का जो संस्थापक था वो कौन था? आगरा शहर का संस्थापक जो था सिकंदर लोदी था। कौन था? ये सिकंदर
लोदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इनमें बताना है इब्न बतूता के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। पहला नंबर है वह मोरस्को से थे, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और तीसरा है उसने रहेला लिखा था। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, इसमें जो तीनों दिया हुआ है ये सभी सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये जो तीनों जो हैं ये सत्य हैं। आगे हैं इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई। इब्न बतूता की भारत का यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ था, किस शासक काल में वो आया था, तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे हैं इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 202, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो किसने किया था ये, तो ये जो किया था ये किया था आपका इस्लाम शाह ने, इस्लाम शाह ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था। इनमें से बताना है निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो कौन था चंगेज खान का समकालीन, तो ये था आपका सुल्तान मसूद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान मसूद्दीन इल्तुतमिश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था ये, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे हैं दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी, कौन था दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता, तो ये जो था आपका रजिया था। कौन था, ये रजिया था। आगे हैं गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना किया था, किस वर्ष किया था इन्होंने, तो इन्होंने जो किया था आपका 1320 ईस्वी में किया था। किस वर्ष, 1320 में किया था। आगे हैं शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस प्रणाली के लिए वो प्रसिद्ध था, विशेषकर तो वो जो था प्रसिद्ध वो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए वो विशेषकर वो प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। ठीक है, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। आगे हैं दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, दरबार में कौन सी भाषा उसका फेमस था, तो ये जो था आपका ये था आपका फारसी भाषा का अनुवादन होता था दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में, इनमें से बताना है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। आगे हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। किस सुल्तान ने किया था ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था, तो किसके शासनकाल में बना था ये, तो ये जो बना था आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। आगे हैं 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार व अन्य इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय
व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो किसका, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता का, इब्न बतूता का स्वागत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे है हनुज दिल्ली दूरस्थ यानी कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा है? हनुज दिल्ली दूरस्थ यानी कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये जो कहा था आपका निजामुद्दीन औलिया ने सबसे पहली बार कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? इनमें बताना है कौन सा है जो सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये आपका शेरशाह सूरी जो है आपका सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो किससे संबंधित हैं ये? शेरशाह सूरी, सूरी जो है ये सूरी वंश से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो था वो किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों से, बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। आगे है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? किस वर्ग के थे? तो ये जो था आपका तुर्क वर्ग के थे, तुर्क वर्ग के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे हैं तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के जो था अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो कौन था इनमें से? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद थे। याद रखिएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद था, जो इसका ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे है तारीख़े मुबारक शाही का लेखक, तारीख़े मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? इनमें बताना है किसके शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था ये? तो ये था आपका सैयद के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं ये? कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका दिल्ली में। कहाँ पर है ये दिल्ली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? इनमें से बताना है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। तो किसने बदला था? तो ये बदला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बदला था। अब है विजयनगर या ब्राह्मणी साम्राज्य। इनमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को अभी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान। सैनिकों का अनुदान होता है अमरम शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, आगे हैं कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? किस उपनगर का स्थापना किया था इन्होंने? तो ये जो किया था आपका नगलपुरम का स्थापना किया था। नगलपुरम की स्थापना किया था। ठीक है, और आगे हैं निकोलो कॉन्टी नामक इटावली यात्री। निकोलो कॉन्टी, याद रखिएगा निकोलो कॉन्टी
नामक इटावली यानी कि इटालियन जो था यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इटावली यात्री जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था? याद रखिएगा 1420 में आया था, 1420 में। ठीक है, आगे है मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति जो है किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति जो है आपका ये विधि से जुड़ा हुआ है, विधि से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? इनमें बताना है कौन सा घटना सबसे पहले घटी है। तो कौन सी घटना सबसे पहली घटी है? तो ये घटी है बाजीपुर में आदिल शाह का राज्य। बाजीपुर में आदिल शाह का राज्य। ठीक है, ये घटना सबसे पहले घटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे है मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो जो था वो किस देश का वासी था? किस देश का रहने वाला था वो? तो वो था आपका इटली का रहने वाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है भक्ति एवं सूफी आंदोलन किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग से संकलित हैं? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग से संकलित हैं? तो कौन सा है? तो ये है आपका तुकाराम। ये है आपका तुकाराम संत के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो किस संत ने किया था? किस संत ने किया था? ये किया था आपका रामानंद ने किया था। याद रखिएगा, ये किया था रामानंद ने। ठीक है, आगे है निम्न में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इनमें बताना है कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो कौन सा है इनमें से? तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा पहला जो है रामानुज, नामदेव, चैतन्य, इसके बाद तुलसी। ठीक है, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर इनका कालक्रम की बात करें, थोड़ी इसका कालक्रम की भी देख लेते हैं। रामानुज का जो कार्यकाल था 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक था। ठीक है, नामदेव का जो था वो 1270 से लेकर 1350 तक था। और चैतन्य का जो था वो 1486 से लेकर 1534 तक था। और तुलसी का जो था 1532 से लेकर 1623 तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जाकरिया जो था सुरावदी संप्रदाय से था। सुरावदी संप्रदाय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं सूफी जाने जाते हैं। सूफी जाने जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं सूफी? तो ये जो जाने जाते हैं आपका, ये जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। सूफी जो जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। आगे हैं रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो किससे संबंधित हैं? तो ये आपका विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। विशिष्टाद्वैतवाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है मुगल स्थापत्य, मुगल कालीन साहित्य या चित्रकला। ठीक है, इनमें देखते हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? मुगल मेवाड़ जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1615 में हुआ था। आगे हैं औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1707 में। 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, आगे हैं औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका अहमदनगर में। ठीक है, आगे हैं कौन मुगल सम्राट
आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था औरंगजेब जाना जाता था। आगे, किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो किसके? तो ये जो लागू किया गया था आपका शाहजहाँ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका जरिया। आगे हैं, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका मुनीस अल अरवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे है, मुगल काल में खाली जगह उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में खाली जगह उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो कहाँ पर था? तो ये था आपका लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया था? तो ये जो नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो कौन था यो? तो वो कौन था? तो वो था आपका अब्दुस्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके काल में किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका अकबर के शासनकाल में। आगे हैं, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का जो शासक था आपका उदय सिंह था। कौन था? ये उदय सिंह था। आगे हैं, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्ति किया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्ति किया था? तो किसको किया था? ये किया था आपका मुआज्जम को किया था, मुआज्जम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगलों और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। आगे हैं, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? ताजमहल के लिए पत्थर जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका मकराना से लाया गया था। आगे हैं, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? किसने अपनाया था? ये अपनाया था अकबर ने अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था। अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था। आगे हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपका सआदत खान के द्वारा दिया गया था। आगे हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? किसके कहने पर लिखा था?
तो ये जो लिखा था अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर ये लिखा था। आगे है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका, ये सासाराम में स्थित है, सासाराम में। आगे है हमीदा बानो बेगम खाली जगह की माँ थी। हमीदा बानो बेगम खाली जगह की माँ थी। किसकी माँ थी ये? तो ये जो था आपका, ये सम्राट अकबर का, ये था आपका सम्राट अकबर का माँ थी। आगे निम्नलिखित में से, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण कराया था? निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो ये जो किया था आपका नवाब शुजा उद दौला ने, नवाब शुजा उद दौला ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसका कथन है? ये जो है कथन, ये है आपका विलियम फिंच का, विलियम फिंच का ये कथन है। आगे है मुगल शासन में मनसवादारी प्रणाली का परिवर्तन खाली जगह द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसवादारी प्रणाली का प्रवर्तन खाली जगह द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था। आगे मुगल काल में सर्वाधिक मनसवादार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसवादार किसके शासनकाल में था? किसके शासनकाल में था ये? तो ये जो था आपका औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। आगे मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। कब, किस ईस्वी में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर फेंक दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो किसने किया था ये जो किया था आपका अकबर ने किया था। आगे अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में जो रत्न थे वो कितने थे? तो वो कितने थे? तो ये था आपका, टोटल जो था आपका 9 रत्न थे। ठीक है। आगे है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था आपका अहमदनगर में, अहमदनगर में हुआ था। आगे है गालिब थे। गालिब क्या था? गालिब क्या था? ये एक कवि था। गालिब जो था एक कवि था। आगे है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? तो किस सम्राट के समय था ये था आपका बहादुर शाह द्वितीय के समय, बहादुर शाह द्वितीय के समय था ये। आगे है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? किसको हराया था? ये हरा था हुमायूं को हराया था, हुमायूं को। आगे हैं 13वीं शताब्दी में खाली जगह द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था आपका अकबर ने बनवाया था। आगे पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में
पानीपत के तीर्थ युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो कौन कौन आ गया था? तो ये आ गया था शाह आलम। ये आ गया था आपका शाह आलम आ गया था। आगे हैं औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे? तो किसके? तो ये चूड़ामन के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो वो कौन सा था? वो था आपका बाजीपुर। आगे हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है आपका औरंगजेब की पत्नी का है। बीबी का मकबरा जो है, मकबरा है किसका? ये औरंगजेब की पत्नी का है। ठीक है, कहाँ पर स्थित नहीं है ये आपका बता रहा है। बीबी का मकबरा जो है आपका किसके नाम पे है? तो औरंगजेब की पत्नी का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हाँ, ये क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका, ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आगे हैं जंगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है आपका मुगल के शासन। चगताई तुर्क शासन जो था भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है, मुगल के शासनकाल से। आगे हैं असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका मीर जुमाला था। आगे जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक जो था वो कौन था? ये था आपका राजा सवाई जय सिंह था। आगे है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? इनमें बताना है कौन सा सही सुमिलित है। तो ये हो जाएगा आपका अकबर जो है आपका रल्फ फिंच है। अकबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, देख लेते हैं इसको। जहांगीर जो है आपका विलियम हॉकिंस से है संबंधित। शाहजहाँ जो है आपका पीटर मुंडी या फ्रांसी वर्नियर से संबंधित हैं। फ्रांसी वर्नियर से, इसमें से ये मिलान का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? ठीक, यहाँ पर सही सुमिलित बता रहा है। ठीक है, मैं कुछ उल्टा कर रहा था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये सही सुमिलित जो है आपका औरंगजेब जो है मुंशी, ये सही सुमिलित हैं। बाकी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, औरंगजेब मुंशी जो है ये हो जाएगा। आगे है मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का पतन जो शुरू हुआ था वो किस काल में शुरू हुआ था? तो ये आधुनिक काल में। मुगल काल में जो पतन शुरू हुआ था वो आधुनिक काल में, मुगल का जो पतन हुआ था वो आधुनिक काल में। आगे बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किस विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? किसकी विजय का प्रतीक है ये? तो ये है आपका गुजरात में। आगे हैं बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में। आगे हैं अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था?
तो ये था आपका वित्तीय सलाहकार था, ये था आपका वित्तीय सलाहकार। आगे दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था। आगे मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये जो मानी जाती है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। आगे है बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? बीरबल जो था वो किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो ये था आपका बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमानी के लिए वो प्रसिद्ध था। आगे है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये था आपका फरीद, फरीद था। आगे है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने, औरंगजेब ने बनवाया था। आगे राजमनामा फारसी में अनुवाद था, राजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये जो अनुवाद था आपका ये रामायण का, ये क्या अनुवाद था? सॉरी, ये था आपका भारत का राजमनामा जो अनुवाद था आपका, ये भारत का महाभारत का ये अनुवाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को जो कहते हैं आपका अकबरनामा कहा जाता है, अकबरनामा। आगे है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? वो था आपका औरंगजेब, ये था आपका औरंगजेब था। आगे दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो करवाया था ये शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। आगे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये तो ये है आपका रोहतास में, रोहतास में है। आगे है मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है। किसको, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जननैतिकता की प्रभारी अधिकारी को, जननैतिकता की प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है। आगे फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? ये बसाया था आपका अकबर ने। आगे निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ये है आपका ये जहांगीर का, जहांगीर का नहीं है। आगे है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो ये सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। आगे है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम से ठीक है? तो कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका सही कालक्रम जो हो जाएगा आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो स्थित है आपका ये सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में। ठीक है। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आगे है हेमू को किसने हराया था? हेमू को किसने हराया था? तो ये जो हराया था आपका ये अकबर ने, ये हराया था अकबर ने। आगे दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? ये एक शुरू किया था अकबर ने। आगे है अब है सिख धर्म। प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1845-46 में, 1845-46 में। आगे है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था आपका गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। आगे गुरु गोविंद सिंह को शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी?
तो ये जो सीखा था आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में। आगे गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका तलवंडी में, तलवंडी में हुआ था। आगे सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो कौन सा नंबर पे थे ये? तो ये जो था आपका 10वें नंबर पर थे ये। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो कौन सा नंबर पर था ये? तो ये था आपका इनमें से सभी सिखों के 10वें गुरु थे, दसम ग्रंथ के लेखक भी थे, खलासा के संस्थापक भी थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका पटना में, पटना में। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह का। आगे गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं था। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? बीबी जेला, रानी दीदा, काजरी देवी, इनमें से एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे खालसा पंथ का स्थापना की थी, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका गुरु गोविंद सिंह ने।